Hello guys, this is Karthik Pandey from ITBHU and you are watching Neera Online Coaching. Guys, जैसे कि अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसपे अपन लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन पर्टिकुलर एक एक करके सारे लेंथनास के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को स्फेरिकल सेल के बारे में बताया, सॉलिड स्फीयर के बारे में बताया। उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई एक सर्कुलर डिस्क है तो उसके चलते चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उसके पहले अपन लोगों ने लाइन चार्ज के बारे में बात करी थी, ठीक है ना, और लाइन चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करी थी, ठीक है। फिर अपन ने पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर अपन लोगों ने डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ऐसे ही करके एक एक करके हमने बहुत सारे लेमनास का या बहुत सारे एप्रेटिसेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था। तो आज अपन लोग एक लास्ट क्लास में एक रिजल्ट निकाल के छोड़ दिया था और वो था इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज सीट है, ठीक है ना, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको आज अपन कंटिन्यू करके देखने वाले हैं, उसके चलते प्रॉब्लम्स और वो उसका जो रिजल्ट आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो कैसे आया था, क्या एज्यूम करने से आया था या सॉल्व करने से आया था। तो वहां तो हमने एज्यूम कर लिया था लेकिन आज अपन उन चीज़ों को सॉल्व करके देखेंगे। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लार्ज सीट है, लार्ज सीट है जो कि कैसी है, चार्ज है। इनफाइनाइट लार्ज सीट विच इज चार्ज। लेट अस सपोज कि हमारी वो सीट कुछ ऐसी है, बोले तो कि ये भी इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट तक गया, ये भी इनफाइनाइट तक गया, ये भी इनफाइनाइट तक गया, इनफाइनाइट लेंथ का। इज इट क्लियर गाइस? अब इसके चलते बोलता है यदि कि एक लेट अस सपोज कि कोई हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है ना, एट डिस्टेंस लेट अस सपोज इसे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारा आर। कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। मतलब जैसे कि ये हमारी डिस्क है, सॉरी ये हमारी क्या है, एक पतली सी प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ की। तो इससे आर डिस्टेंस दूरी पे, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूरी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू दी सीट। मतलब सीट ऐसी है, यदि ये सीट होती तो सीट के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे दिए पॉइंट है तो यहाँ पे इस सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता। और अब गिवन है कि जो ये सीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, दैट इज सिग्मा। सिग्मा बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज दी सिग्मा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे तो, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे हम एरिया डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक है, ठीक, उस तरह चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसका चार्ज डेंसिटी ले लिया। इज इट क्लियर? तो अब हमसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट पॉइंट आर। तो बहुत बेसिक से चलते हैं, चलिए हम एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रिप काट लेते हैं। एक छोटी सी हमने यहाँ पे स्ट्रिप काट ली। स्ट्रिप काटे तो बोले तो मैंने एक dx, ऐसे dx लेंथ की एक लाइन काट ली, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि ये dx लेंथ की लाइन है जिसकी दूरी कितनी है, x है। कितनी है, x है। फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज एट डिस्टेंस x। क्लियर है? तो क्या मैं ये बात मान सकता हूं कि ये पूरी की पूरी सीट जो है वो इसी तरह के छोटे छोटे लाइन चार्ज से मिलके बनी होगी, इसी तरह के सारे छोटे छोटे लाइन चार्ज से मिलके बनी होगी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। क्लियर है? तो ध्यान से सोचिए, तो कुछ ही ऐसा हो रहा होगा। बाहर ड्रॉ करके देखे तो ये कुछ ऐसे है, ये हमारा लाइन चार्ज है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या है, आर है, सॉरी ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी, जहां से कि परपेंडिकुलर ये पॉइंट पी। मतलब जैसे ये सीट है पूरी, ऐसे समझते हैं इसको, ये सीट है तो सीट पे ये पॉइंट पी है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी dx लेंथ की, dx मतलब विड्थ की, आपने यहाँ पे एक सीट काटी है तो ये लेंथ x है, दिस लेंथ इज x, दिस लेंथ इज r एंड दिस इज ऑफ dx लेंथ। फिर से सुन लीजिए, दिस इज लेंथ dx, दिस इज x लेंथ एंड दिस इज r लेंथ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस, मतलब जो यदि हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, चलिए ये पॉइंट P और ये हमने मान लिया कि इट इज एट डिस्टेंस x। ये मैंने दिखाने के लिए, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए किया है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फील करने का तरीका मैंने आपको बताया, 3D में आप फील कर सकते हैं कि ये पूरी सीट है, सीट पे इस पॉइंट P से ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक थिन सीट काट ली जो कि x दूरी पे है, तो ये लेंथ x हो गई, ये लेंथ r हो गई, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर गाइस? तो बहुत इजी है निकालना, ठीक है ना। तो अब मुझे पता चल गया कि इतनी दूरी पे है, तो इस लाइन चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की ओर डायरेक्टेड होगा कुछ। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब कोई लाइन चार्ज लेंगे तो उसके चलते इधर की ओर डायरेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो इनके जो साइन थीटा, यदि ये मैं मानता हूँ कि ये थीटा एंगल था, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यदि एक छोटी सी स्ट्रिप के चलते डी आया तो इधर की ओर कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और इधर की ओर कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी साइन थीटा। सिमिलरली इसके चलते भी इधर की ओर आ जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो हम एक बात देख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कट जाएंगे। कैसे? अब इसको मैं आपको 3D में फील करा के दिखाता हूँ। तो लेट अस सपोज ये सीट होती है हमारी, तो इस लाइन चार्ज के चलते इस पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता, वहां पे जो लाइन चार्ज होता उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता। तो जब इनको कंपोनेंट वाइज तोड़ते तो इनके कॉस थीटा कंपोनेंट ये आते और साइन थीटा कंपोनेंट ये वाले आते, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा तो कैंसिल कर जाते, ये बस बचे रहते कॉस थीटा कंपोनेंट। तो भैया वही मैंने किया है कि मैंने एक वहां पे माना कि एक वहां पे एक स्ट्रिप काटी, एक स्ट्रिप यहाँ पे काटी, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे होंगे वो इस वाले के चलते इधर क्यों डायरेक्टेड होगा, इस वाले के चलते इधर क्यों डायरेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को लाइन चार्ज केस में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो जब इसके चलते इधर क्यों डायरेक्टेड, इसके चलते इधर क्यों डायरेक्टेड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर क्यों आएगा, ऐसा ही तो आएगा। तो वही तो अपन कर रहे हैं कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही आएगा, दैट इज डी ई कॉस थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं अगले मूवमेंट पे लिख सकता हूं ई नेट ड्यू टू दैट चार्ज, जो भी हमारे पास पूरी प्लेन सीट है उसके चलते ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट सीट। अब बात करते हैं डी की वैल्यू कितनी होगी। तो डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब हमें पता है कि लाइन चार्ज केस में यदि एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है तो उसके चलते आर डिस्टेंस पे, जो कि मतलब कितना डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे है, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि जनरली ये कोई लाइन चार्ज होता तो उससे मान लो ये डिस्टेंस जेड होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इधर की ओर, अब वो होता है 2 लैम्डा अपॉन जेड इंटू के, 2k लैम्डा अपॉन जेड, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये अपन लोगों ने निकाला था, ये इनफाइनाइट के लिए था। जनरली क्या होता है, ये जनरली होता है लैम्डा के बाई जेड साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। और ई वाई की वैल्यू कितनी होती है, वो जाती थी लैम्डा के बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसे हो जाती थी, ठीक है ना, ई वाई की वैल्यू। तो ई वाई की वैल्यू तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो कैंसिल कर गया यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ई एक्स की वैल्यू बात करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2, तो ये जब कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 लैम्डा के बाई जेड। ये इनफाइनाइट लेंथ एक चार्ज हमारे पास मान लीजिए लाइन चार्ज होता तो उसके चलते इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो चलिए उसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, बट लैम्डा की वैल्यू हमें लिखना है। तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी एक्स। सिग्मा इंटू डी एक्स क्यों लिखे, क्योंकि यदि सिग्मा की में एरिया का मल्टीप्लाई कराते तो भैया पूरा का पूरा चार्ज आता, लेकिन हमने मात्र एक डायमेंशन का मल्टीप्लाई कराया तो वो लैम्डा ही तो होगा एक तरह से, क्योंकि डी एक्स इंटू लेंथ भी मल्टीप्लाई कराते तब तो वो पूरा का पूरा एरिया बनता और फिर हमको नेट चार्ज देता। तो लैम्डा कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी एक्स। तो अगले मूवमेंट में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू के बाई अंडर रूट पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाइन चार्ज यहाँ पे था, याद करिए
और यहाँ पे हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही वाला डिस्टेंस तो कंसीडर करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया इंटू कॉस थीटा। इसी का इंटीग्रेशन अपन को करना है। बट थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर एक्स थीटा बहुत सारे वेरिएबल है, तो अपन क्या एक काम करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल खत्म करते चलिए। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, जो हमने ट्राइंगल बनाया है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ आर है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा अपन लिख सकते हैं। तो क्या अगले मोमेंट पे अपन डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स इक्वल टू, ऐसा नहीं लिख सकते थे, डी एक्स इक्वल टू आर, क्योंकि आर तो एक कांस्टेंट है, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि थीटा ही तो वेरिएबल था। तो डी एक्स इंटू आर इंटू सेक, डी एक्स इक्वल टू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, ये हमने निकाल लिया। अब ये थीटा वेरिएबल क्यों है, क्योंकि भैया इस वाले लाइन चार्ज के लिए थीटा कुछ और होगा, इस वाले लाइन चार्ज के लिए थीटा कुछ और होगा, इस वाले लाइन चार्ज के लिए थीटा कुछ और होगा, इस वाले लाइन चार्ज के लिए थीटा और कुछ होगा, लेकिन आर तो हर बार कांस्टेंट रहेगा, इसलिए आर बाहर है। क्लियर है। अब हम इसे ले जा करके और यहाँ पे चेप देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही अपन यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे तो अपन को ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इट विल लुक लाइक ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 सिग्मा बाहर निकाल लीजिए और के भी बाहर निकाल लीजिए कुछ देर के लिए। चलिए, तो जब अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये वाला कॉस थीटा कहाँ वाला कॉस थीटा है, ये वाला कॉस थीटा है, अपॉन अंडर रूट पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि भैया एक्स की वैल्यू आपने आर टेन थीटा मानी है उस ट्राइंगल से, तो ये आ गया। आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आर को यदि कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हुआ होगा, ये हुआ होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। कैसे, इधर की ओर माइनस पाई बाई टू फ्रॉम मिडिल पॉइंट और इधर की ओर प्लस पाई बाई टू, सो फ्रॉम माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होगी। इज इट क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो यहाँ एक सेक थीटा बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसका अंडर रूट लेंगे तो सेक थीटा आएगा, सेक थीटा कट जाएगा तो डी थीटा बचेगा। क्लियर है। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, ई नेट इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 सिग्मा के इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो छुटका डी थीटा दैट इज बड़का थीटा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा के इंटू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ठीक ना, सॉरी माइनस माइनस ऑफ पाई बाई टू, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करते, तो पाई बाई टू माइनस माइनस ऑफ पाई बाई टू, तो ये प्लस हो जाता, तो प्लस पाई बाई टू कितना हो जाता है, ये हमारा जाता था पाई आ जाता। जब ये पाई आ जाता तो अगले मोमेंट अपन इसे क्या लिख लेते, अपन लिख सकते थे ई नेट इक्वल टू, चलिए के की वैल्यू भी ला देते हैं, तो 2 सिग्मा हमारा आ जाएगा 2 सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दी, और पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दैट इज पाई, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए पाई, तो पाई से पाई कट गया आपका, 4 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो कितना बचा आंसर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है, बधाइयां हो आपको, आपका तो वही रिजल्ट आ गया है जो कि हमने शुरुआत में लेके चला था, दैट वाज सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको एज्यूम करके दिखाया था। इज इट क्लियर गाइस। तो ये बहुत बेसिक से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको देख सकते हैं कि बहुत इजीली आपका चीजें सॉल्व होकर के आंसर आ गया। सो दिस वाज द टोटल डेरिवेशन ऑफ नेट सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, sorry 2 epsilon naught, that is net electric field due to a infinitely charged a thin sheet. Is it clear guys। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपको बनना चाहिए था, आई थिंक सो, और यदि नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि ये तो अपन ने प्रूव की तरह किया है। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करके देखते हैं या कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो अपन को आइडिया लगेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के हैं, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ ऑलरेडी मैं आपको, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक ऐसे हमारे पास थिन सीट है, ठीक है ना, ऐसे सिग्मा प्लस चार्ज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीट है। सीट मतलब सीट ऐसे दिख रही है, ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि ये लाइन चार्ज है, ये एक सीट है जो कि ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सीट रखी हुई है ऐसे,
और सीट के ऊपर से एक चार्ज को लॉन्च किया गया है ऐसे, लेट अस सपोज एट एंगल थीटा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और बोला गया है कि वो चार्ज है -q, कितना चार्ज है वो, -q चार्ज है, और उस सीट के ऊपर से लॉन्च किया गया एट एंगल थीटा एक चार्ज को, ठीक है। और आपको बोला है कि आपको बताना है कि उस चार्ज का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उस चार्ज का रेंज कितना होगा, और उस चार्ज का मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच मैक्स उसने कितना अचीव किया होगा। इज इट क्लियर? या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि वी एट एनी जनरल टाइम टी, एनी जनरल टाइम टी, ठीक है ना, टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यदि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जब वो लॉन्च किया गया था वो यू से लॉन्च किया गया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, कुछ इसमें ऐसा इतना कठिन नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सपोज कहीं पे भी हम एक चार्ज की एक पोजीशन ले लेते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि यदि वो यहाँ पे रहा होगा तो यहाँ पे उसका बीडी बनाएंगे तो क्या लग रहा होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बोलना है कि चार्ज में बोला है कि जी इज निगलेक्टेड, क्या बोला है, जी इज निगलेक्टेड, मतलब जी को निगलेक्ट कर दिया गया है, ग्रेविटी को यहाँ पे आपको निगलेक्ट करना है। और यदि ग्रेविटी इंक्लूड कराएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो ग्रेविटी को अलग से लिख लेंगे प्लस में। चलिए मैं एक बार जी को निगलेक्ट करके दिखा देता हूँ और एक बार जी को इंक्लूड करके दिखा देता हूँ। हमारी प्लेट ऐसे थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेट अस सपोज देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। इधर की ओर लग रहा होगा ट्रैक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द क्यू ई, ठीक है ना, क्योंकि भैया ध्यान से देखिए तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा क्यू ई, ठीक है, यही बस एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। और यदि मान लीजिए आप जी को इंक्लूड कराते तो एक और फोर्स लग रहा होता एम जी, बस दो ही फोर्स लग रहे होते। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, नेट एक्सीलरेशन ऑन बॉडी इक्वल टू summation of all forces equal to mass into acceleration, which implies that mg plus q into sigma upon 2 epsilon naught। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, समझ में आया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इनफाइनाइटली चार्ज सीट दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो mg अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप यहाँ से m को उधर भेज दीजिए तो आपका आंसर आ जाता कि मतलब एक की वैल्यू होती, वो होती g प्लस q sigma upon 2m epsilon naught. This should be the value of net acceleration on that charge which should be acting in downward direction। तो अब आप इसको हटा लीजिए यहाँ से और एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है ना, और एट एंगल थीटा, और इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वो g न लग कर ये कितना लग रहा है, g प्लस दैट इज क्या है ये, q है, या q दैट शुड बी q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है, 2u साइन थीटा अपॉन ay। तो ay की वैल्यू कितनी है, सीधे सीधे पुट कर दीजिए तो आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट चार्ज शुड बी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस q sigma upon 2m epsilon naught। This should be the time of flight of that charge। ठीक इसी तरह मैक्सिमम हाइट h max इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इज इट क्लियर? तो पुट कर देंगे तो आपको सारे आंसर से करके आ जाएंगे, रेंज का फॉर्मूला भी आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। फिर वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट पूछा होगा तो भी आप निकाल लेंगे क्योंकि आपसे प्रोजेक्टाइल आनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको चार्ज किसके ऊपर पूछा गया था, चार्ज सीट के ऊपर पूछा गया था, ठीक है ना। अभी अपन लोग थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस का और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस सपोज गाइस कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक हमारे पास इनफाइनाइटली ऐसे चार्ज सीट है जो कि ऐसे ऐसे दिखाई गई है, ठीक है ना, और उसका जो चार्ज डेंसिटी दिया है एरियल चार्ज डेंसिटी दैट इज माइनस सिग्मा, ठीक है, और इस प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, ठीक है, और बोला है कि इसको हम इधर की ओर लॉन्च कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हैं और ये इधर की ओर ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस है बोला है, ये बॉडी इधर की ओर मूव करेगी, ठीक है ना, या मान लीजिए दिया है कि u इज 0, मतलब ऐसे रख के छोड़ दिया गया है, u की वैल्यू आपको 0 दी दी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया ही नहीं है,
और बोला है कि इस बॉक्स के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है प्लस कैपिटल क्यू। इज इट क्लियर? कितना चार्ज दिया गया उस बॉक्स को? कैपिटल क्यू दिया गया है। तो फिर आपसे पूछेगा कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, ठीक है ना। नेचर ऑफ मोशन क्या होगा? क्या वो ऑसिलेटरी होगा या एसएचएम होगा? यदि वो एसएचएम होगा या ऑसिलेटरी होगा तो उसका टाइम पीरियड टी कितना होगा ये कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत बेसिक तरीके से। सबसे पहले तो अपन को ये प्रूव करना है कि ऑसिलेटरी होगा कि एसएचएम होगा। तो चलिए उसका बीडी बनाते हैं। तो एक जनरल स्टैंड पे बीडी बनाएंगे तो क्या लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की ओर लग रहा होगा एनजी, ठीक है ना। उसके बारे में सोचना ही नहीं क्योंकि ये तो बैलेंस है, क्योंकि नहीं तो ये बैलेंस ना होता तो भैया ये धरती फाड़ के अंदर चला जाता या ऊपर उछल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो एम जी इक्वल टू एन, ठीक है ना। और एक और फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर इधर की ओर, दैट विल बी इक्वल टू द कैपिटल क्यू इनटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट नेगेटिवली चार्ज सीट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल क्यू इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन। और देख सकते हैं कि वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है। यदि ये डिस्टेंस डी दिया लेट सपोज क्वेश्चन, जो कि मैं भूल चुका देने के लिए, सो देख सकते हैं कि डी या एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, दैट इज कांस्टेंट। सो जब सारे फोर्सेस बॉडी पे कांस्टेंट लग रहे हैं, इसका मतलब है एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये बॉडी कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं दे सकती, क्योंकि ऑल फोर्सेस आर कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यदि वेरिएबल फोर्सेस होते तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम कह सकते थे कि भैया हमारी जो बॉडी होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रही है, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट फोर्सेस है। कांस्टेंट फोर्सेस मोशन कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए अब देखते हैं कि उस बॉडी पे क्या हो रहा होगा। तो इस फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस पर इधर की ओर, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी पे एक्सीलरेशन आएगा, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द क्यू सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। फोर्स अपॉन मास कर दिया है बस। तो अब उसके ऊपर लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो डी डिस्टेंस कवर कराना है तो क्या लगा सकते हैं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो जब इसको कराएंगे तो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? डी है, डी प्लस 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप उसको इधर भेजेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड टाइम टी विल बी इक्वल टू दी, टाइम टी विल बी इक्वल टू दी, जिसकी वजह से वो यहाँ तक मूव किया होगा, दैट विल बी दी, इसको उधर भेज दीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4m एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन कैपिटल क्यू इंटू सिग्मा। इज इट क्लियर? दिस शुड बी वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड टी, जो कि वो लिया होगा यहाँ से यहाँ तक चलने में। अब जब यहाँ से यहाँ तक लिया और जाके टकराएगा तो कोलिजन इलास्टिक दे रखा है क्वेश्चन में, यदि मैं भूला नहीं हूँ तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं हो सकता है मैं क्वेश्चन की शुरुआत में ना बोला हूँ। तो दे रखा है कि कोलिजन इज इलास्टिक। तो जब कोलिजन इलास्टिक है तो टकराएगा और जितनी वेलोसिटी टकराएगा उतनी वेलोसिटी से दोबारा रिबाउंड हो जाएगा। तो जब उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएगा तो वो दोबारा, पहले तो ऐसे मोशन दिया, अभी ऐसे की ओर चलेगा, लेकिन जब ऐसे चलेगा तो पहली बार तो एक्सीलरेशन उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस बार जो ये फोर्स लग रहा होगा एफ उसको डी सपोर्ट करेगा, बोलेगा तो डी एक्सीलरेट कराएगा। तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब वो डी डिस्टेंस तक एक्सीलरेट हुआ था और यदि सेम रेट से डी एक्सीलरेट होगा तो वो डी डिस्टेंस तक दोबारा मूव करेगा और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फिर से ऐसे मूव करने लगेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, टकराने के बाद फिर ऐसे मूव करेगा, मतलब ऐसे ही वो मूव करता रहेगा। मतलब बोले तो ऑसिलेटरी मोशन दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? ऑसिलेटरी मोशन तो दे रहा होगा एक किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, बट सिंपल हार्मोनिक नेचर की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस कांस्टेंट है ऑलवेज। क्लियर है ये बात? मतलब हो कुछ ऐसा रहा कि ये बॉडी पहले ऐसे रेस्ट में थी, फोर्स ने उसको खींचा तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, दौड़ते दौड़ते गया, टकराया, टकराने के बाद वापस आने लगा। तो जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, जब उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा अब वो फोर्स फिर से खींच रहा है, तो धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी खत्म कर दे, फिर ये ऐसे रुक गया, फिर रुका, फिर एकदम खींच लेगा ऐसे, तो ये तेजी मूव करेगा, फिर टकराएगा, फिर ऐसे। क्लियर है ना? तो टाइम पीरियड टी कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ टी, दैट शुड बी द नेट टाइम पीरियड, क्योंकि जितना जाने में उतना ही आने में, तो नेट टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ द मोशन विल बी इक्वल टू दी, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 4 अंडर रूट m एप्सिलॉन नॉट d अपॉन कैपिटल Q इंटू सिग्मा। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सो दिस वाज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। अभी चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ गाइस वी हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेरा मानना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि आपके पास एक सीट है, ठीक है ना, इस बार सीट थिन नहीं है,
सीट की आपको थिकनेस दे दिया है, लेट अस सपोज वो स्मॉल टी दिया है, कितना दिया है, स्मॉल टी। बोले तो कि एक आपको इनफाइनाइट सीट दिया है, इनफाइनाइट लेंथ की, लेट अस सपोज ये सीट थी जो कि इनफाइनाइट लेंथ की थी, ठीक है ना। लेकिन बोल दिया है कि इस सीट की जो थिकनेस है, थिकनेस दैट इज स्मॉल टी, ठीक है ना। तो बोला है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन क्या होगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन with respect to r, where r is what, r is the distance from the center, r is the distance from center। so बोले तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए for x is greater than or equals to t by 2 and for x is less than t by 2। t by 2 के लिए मतलब प्लस माइनस t by 2 से कम के लिए क्या होगा, और प्लस माइनस t by 2 से ज़्यादा के लिए क्या होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इस सीट का मैं दो फेस बना रहा हूँ आपको। एक तो ये जब आप सामने से सीट को देखते तो ऐसे दिखती, ठीक है, ऐसे देखते तो ऐसे दिखती, ठीक है, लेकिन मेरे को कोई यूज नहीं है इसका, ऐसे सामने से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ, तो जब साइड व्यू बनाऊंगा तो साइड व्यू कैसा दिख रहा होगा, दैट विल बी लुकिंग लाइक दिस, मुझे ऐसा दिख रहा होगा साइड व्यू देखेंगे तो, क्योंकि भैया थिकनेस टी है ना। सो दिस नेट लेंथ, इसको मैं थोड़ा और चौड़ा बनाता हूँ जिससे कि मैं क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है ना। लेट अस सपोज कि ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा साइड से देखने पे, ठीक है, जिसकी नेट लेंथ कितनी होगी, टी होगी, क्लियर है, नेट विड्थ। अब बोला है कि जो इस पूरी की पूरी सीट है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया है रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि जब ये t बाई 2 से अंदर, मतलब t बाई 2 बोले तो t बाई 2 मतलब इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक dx लेंथ का ऐसे x पॉइंट पे, यहाँ से दूरी पे, लेट अस सपोज x दूरी पे एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेता हूँ, ऐसे छोटी सी स्ट्रिप काट लिया। इज इट क्लियर। अब ध्यान से सोचिए तो देखेंगे तो इस स्ट्रिप पे ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटी छोटी थिन सीट से मिलके बना है, मतलब एक सीट, दो सीट, तीन सीट, चार सीट, ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सीट से मिलके ये पूरी की पूरी एक मोटी सी चादर तैयार हुई है, ठीक है। तो एट एक्स डिस्टेंस पे इधर के सेक्शन के चलते, जो इधर का सेक्शन है पूरा का पूरा, उसके चलते किसी पॉइंट पी पे, यदि पॉइंट पी पे बात करें तो इधर वाले सेक्शन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, ठीक है ना, और इधर वाले सेक्शन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया, मान लीजिए रीजन 1 मान रहा हूँ, इसे रीजन 2 मान रहा हूँ। तो E1 की वैल्यू, सॉरी E2 की वैल्यू इधर की ओर होगी और E1 की वैल्यू इधर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि भैया सब जब सेम पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये वाला अपने से दूर की ओर भेज रहा होगा इधर वाली सीट्स, और इधर वाली सीट्स किधर की ओर भेज रही होंगी, इधर की ओर भेज रही होंगी। अब हम देखते हैं कि एक सीट के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया होगा। तो एक सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट कितना होता था, दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे सिग्मा नहीं निकाल सकते क्योंकि सिग्मा दिया नहीं है, तो सॉरी निकाल तो सकते हैं लेकिन दिया नहीं है, तो क्या करते हैं अपन लोग, चलिए चार्ज की वैल्यू सीधे सीधे बात करते हैं अपन लोग। तो ध्यान से सोचिएगा, मैं रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो को मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि रो के रिस्पेक्ट में मैं चीज़ों को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। या सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इक्वल टू लिख सकता था मैं कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q इंटू अपॉन कैपिटल Q अपॉन ए, यही लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल Q अपॉन ए, ये मैं लिख सकता था सिग्मा की वैल्यू, ओके। अब चलिए मैं इसको उधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए इक्वल टू कैपिटल Q, और कैपिटल Q की वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता था रो इंटू dv, ये भी तो सेम होगा, वेयर dv इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सीट, जिसकी हमने विड्थ कितनी मान ली है, लेट अस सपोज dx, कितनी विड्थ मानी है, dx विड्थ मानी है, ठीक है। तो अगले मोड में से क्या लिख सकते थे, इक्वल टू रो इंटू ए इंटू dx, एरिया उस सीट का मैंने माना हो कि एरिया ए होगा जो कि इनफाइनाइट होगा, जैन से हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एरिया ए माना, ए इंटू dx। तो जब एरिया इंटू dx कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, और इस वॉल्यूम में मैंने रो का मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ का चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज क्लियर है, सॉरी ये सिग्मा
की बजाय रो होना चाहिए था, मैंने गलती लिख दी थी। अब मैं इसे इक्वेट करा लूँ तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो मैं अगले ही में देख सकता हूँ कि मैं रो की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, सॉरी सिग्मा की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, रो इंटू डी एक्स। तो चलिए रिप्लेस कराते हैं। तो एक ई डी एक्स बोले तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटी सी स्ट्रिप के चलते कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी रो इंटू डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए देखते हैं ई नेट एट फॉर ई फॉर एक्स इज लेस देन टी बाई टू, लेस देन टी बाई टू के लिए मतलब अंदर है। तो चलिए निकालते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ठीक है, या ई वन माइनस ई टू कुछ भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपने आप ही फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो चलिए या मैं ई वन माइनस ई टू बोल देता हूँ क्योंकि ई वन का मैग्नीट्यूड मुझे बड़ा दिख रहा है, तो ई वन माइनस ई टू। चलिए पुट करते हैं, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई वन की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू एक्स, माइनस टी बाई टू टू एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि भैया इधर की सारी सीट के चलते इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तो ये माइनस टी बाई टू हुआ यहाँ का और ये एक्स हुआ, सो माइनस टी बाई टू टू एक्स। और इसकी वैल्यू पुट करें ये रो इंटू डी एक्स इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? क्योंकि छुटका छुटका ई जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा बड़का ई आ जाएगा, एक छोटी छोटी सीट के चलते, एक छोटी सीट चलते इतना होगा, तो सारी सीट चलते क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू लिख ली और इसको इंटीग्रेट करा दिया, ठीक है, माइनस ई टू की वैल्यू पुट करिए। तो जब ई टू की वैल्यू माइनस कराएंगे तो वो कितना होगा, कहां से कहां, फ्रॉम एक्स टू टी बाई टू, फ्रॉम एक्स टू टी बाई टू। क्यों एक्स टू टी बाई टू? क्योंकि इतने ही एरिया में तो वो वाली सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है जिनके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर था। तो इसको कराइए, यही पुट करिए, रो इंटू डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर गाइस? तो जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ई विल बी इक्वल टू दी रो इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट सीट। बोले तो सीट के अंदर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, सो अप टू टी बाई टू ये चलेगा। इज इट क्लियर? टी बाई टू के अंदर ही चलेगा। सो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो होगी। और हम देख भी सकते हैं कि इधर वाली सीट्स के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सर जो आएगा वो इधर वाले के चलते कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर टी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन टी बाई टू। मतलब बोले तो अब सीट के बाहर बात करते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सीट के बाहर की कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो सारी सीट्स के चलते एक ही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो सबको जोड़ सकते हैं। तो सीधे इंटीग्रेट करा दिया फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू ऑफ रो इंटू डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी एक्स इंटीग्रेट होकर के एक्स बन जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट कराएंगे तो टी बाई टू प्लस टी बाई टू, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रो upon 2 epsilon naught into t. This will be the net electric field outside that seat. वाह क्या बात, हम देख सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सो यदि अपन से बोलता, आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करिए, तो कैसा आता वेरिएशन, बहुत प्यारा वेरिएशन आता, ठीक है ना। मैं बना रहा हूँ, लेट अस सपोज ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर हो गया, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऐसा होता, ये आपका प्लस का टी बाई टू हो गया, ये आपका माइनस का टी बाई टू हो गया। आफ्टर दैट फिर से कांस्टेंट, बाहर भी कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो एक्स से प्रोपोर्शनल था, इसीलिए ऐसा ग्राफ आया। आपको थीटा निकाल के बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी आई होगी, जो कि बहुत ईजी है। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, और आप जानते हैं ये जेईई एडवांस के सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक है। इज इट क्लियर गाइस? और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्वेश्चंस जो है आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस में करा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन करा दो और हो गया, बच्चे है चलेगा, नहीं, मैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि मैं भी कुछ अच्छी स्टडी मटेरियल्स को प्रीफर करता हूं, तो इसीलिए मैं अच्छे क्वेश्चंस ही आपके सामने रख रहा हूं।
और मेरा सजेशन होता है सारे बच्चों को कि प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाया करिए। अभी तक 8 लेक्चर आ चुके हैं, मतलब ये 8वां लेक्चर है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ आपको मिल रहा है। तो आपको यदि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही तो मेरा सजेशन है कि आपको इन सारी चीज़ों का एक नोट्स डेवलप करना चाहिए और पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये जो मेरी इतनी मेहनत है ना, ये सारी सक्सेसफुल हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि लोग इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए बच्चों से 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं इन सब छोटी चीज़ों के लिए यार जो भगवान ने मुझे दिया मैं सबको बांट रहा हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये अपन ने एक प्रॉब्लम देखी है, अपन इसके आगे एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि बोला है कि आपको बताना है कि यदि मेरे पास 3 सीट्स हैं ऐसे, ठीक है ना, इनफाइनाइट 4 सीट्स हैं, ये माइनस ये क्यू है, ये आपका मान लीजिए 2Q है, और ये आपका -3Q है। तो आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं A, B, C और D। आपको चारों पॉइंट्स पे बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। मैं एक पॉइंट के लिए निकालूंगा, 3 पॉइंट्स के लिए आपको होमवर्क छोड़ के जाऊंगा। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं निकालता हूँ ए पॉइंट पे, E एट ए, ठीक है। तो E एट ए की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। इस वाले सीट के चलते एट पॉइंट ए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, लेट अस सपोज दैट इज E1, ठीक है ना। इस वाले के चलते उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर होगा, लेट अस सपोज दैट इज E2, ठीक है। लेकिन इस वाले सीट के चलते कि निगेटिवली चार्ज है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर, दैट विल बी E3। तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आ जाएगा एट पॉइंट ए, वो आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। चलिए सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करा देते हैं। तो देखिए एरिया के बारे में अपने मन से मान लेते हैं कि एरिया ए रहा होगा। तो हमें पता है कि ई इंडिविजुअल ई मतलब एक के चलते कितनी होती है, ई ड्यू टू सीट कितना होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलिए सिग्मा की वैल्यू पुट करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई ए मतलब सिग्मा प्लस 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस 3Q upon 2A epsilon naught. So this is the net electric field due to all 3 charged seats on point A. Point B की बात करेंगे तो point B पे कैसा हो जाएगा, E1 का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर की ओर हो जाएगा, E1 का, E2 का डायरेक्शन इधर की ओर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन E3 का भी इधर की ओर रहेगा। तो इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E3 माइनस E2। मतलब आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट किधर की ओर लाई कर रहा है सीट के, इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इज इट क्लियर गाइस? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो भैया ये तो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्ट कराएगी, ठीक है। जब ये ऐसे कराएगी तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इधर की ओर तो इसके चलते इधर की ओर रहा होगा, और इधर की ओर इसके चलते इधर की ओर रहेगा। सो गाइस दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन ऑन थिन सीट्स, ठीक है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना, जो कि ये था कि आपको C और D पॉइंट में बताना है, ठीक है ना। और बीच में मैंने थीटा पूछा था आपसे, ठीक है गाइस। तो यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि मेरा जो अगला पार्ट है वो आपको ना मिल पाए, नोटिफिकेशन ना मिले तो, और आप ढूंढते रह जाओ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ, जिससे कि आपको वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि यार जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दिया करो, और वो ये कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के साथ। इज इट क्लियर गाइस? बाय बाय, टेक केयर, और ट्राई करिए कि ये सारी चीज़ें नोट्स बना लीजिए।